Assalamu alaikum ji. Today's article Bracing for Trump 2.0, written by Maliha Lodi. Maliha Lodi Sahiba, she is a former ambassador to the United States of America, United Kingdom, and United Nations Organization, and has earned a very profound and prestigious profession and career in the Foreign Service of Pakistan. इस आर्टिकल में हम थोड़ा सा इसको फंडामेंटली लिंक करेंगे कि ट्रंप जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के जो अभी लीडर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ट्रंप का इलेक्शन जीतना और ट्रंप का जो पिछला टेन्योर था, इसको अगर हम डीपली एनालाइज करें और इसको पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से स्टडी करें तो ट्रंप एक अनयूजुअल पॉलिटिकल लीडर है। उनकी पॉलिसीज़, द वे ही एक्ट्स ऑन द पॉलिटिकल स्टेज, द वे ही डील्स विद स्ट्रेटेजिक मैटर्स, तो वो थोड़ा हट के है डेमोक्रेटिक पार्टी से। थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलूँगा ट्रंप के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले। 2011 के अंदर हिलरी क्लिंटन ने एक आर्टिकल लिखा, अमेरिकन पैसिफिक पॉलिसी के नाम से, पिवट टू एशिया। उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से बयान की और हिलरी क्लिंटन जो हैं उनका जो वर्ल्ड व्यू है वो डोनाल्ड ट्रंप से डिफरेंट है। अभी डिस्पाइट द फैक्ट कि पेंटागन और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ही वाज हैविंग अ बिट डिफरेंट व्यूज़ बाय bringing back Trump, and they were not of the view that Trump should get back to the power. That is something else, that is another debate. But right now, हिलरी क्लिंटन ने उस आर्टिकल में बताया कि 19th century was the European century, 20th century was the US century, and 21st century is the Asian century. 2011 के अंदर we saw a tremendous rise of China as a second biggest economy on the globe. इस सब के बाद हम जिक्र करते चलते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाइना को अपना ओपोनेंट देखता है, अपना राइवल देखता है। ना सिर्फ पॉलिटिकल राइवल देखता है बल्कि इकोनॉमिक राइवल देखता है और स्ट्रैटेजिक राइवल भी देखता है। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पे मैं थुसिडाइडिस ट्रैप का जिक्र करना चाहूँगा। थुसिडाइडिस इज़ अ ग्रीक हिस्टोरियन जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रेजेंट किया कि जो भी राइजिंग पावर होती है दैट पोजेस अ थ्रेट टू द एस्टैब्लिश्ड पावर। तो इस चीज़ को यूएस जो है बहुत अच्छे से समझता है और वो चाइना को अपना राइवल समझता है। तो यहाँ पे ब्रेसिंग फॉर ट्रंप 2.0, मलिया लोदी साहिबा ने यहाँ पे जो हेड टाइटल आप देखें कि डिसरप्शन इन यूएस पॉलिसी आर लाइकली एट अ टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ क्योस। थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप का जो पिछला टेन्योर था उसको बहुत स्लाइड से ओवरव्यू करते चलें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के अंदर, मैंने जैसा कि पहले अर्ज किया कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ डिफरेंट लीडर। ही हैज़ emerged an unusual political leader on the political stage of United States of America. ट्रंप की अगर आप स्ट्रिंजेंट इमिग्रेशन पॉलिसी को देखें, ट्रंप की वाइट सुप्रीमेसी पॉलिसी को देखें, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को देखें और इस्लामोफोबिक पॉलिसी को देखें, तो ट्रंप थोड़ा अनयूजुअल, आप देखेंगे कि उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो थोड़ी अनयूजुअल हैं, रवायत से हट के हैं। तो अभी 1991 के बाद जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, तो कोल्ड वॉर ख़त्म होने के फ़ौरन बाद दुनिया के मैप के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स emerged as the only player, leading player in the global politics. यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लीड किया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइना और रशिया के कमबैक ने इस चीज़ को मल्टीपोलैरिटी में बदल दिया, यानी दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है अब वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है।
अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज नॉट ओनली द सोल डोमिनेंट power in an increasingly multipolar world. Now, there are other powers too. यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट द सोल पावर नाउ. तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स, अब जो यूनाइटेड स्टेट्स का इन्फ्लुएंस है दुनिया के अंदर, इसमें कोई शक नहीं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज अ बिग पावर. उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, उनकी स्ट्रैटेजिक हैजमनी और उनकी जो इकोनॉमी है, दैट इज अबव ऑल. बट with the rise of China, with Russia, and with the formation of different political and other alliances, they have transformed the political stage entirely. America, first, this was the policy, mainly Trump initiated it, America First policy, that to prioritize the US interest, to put the US interest on the top, to uplift the US interest and US strategies on the top, to prioritize that. तो इस पॉलिसी के बाद यूएस आज भी चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी पे बिलीव करता है कि चाइना को कंटेन करना है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत से एग्रीमेंट साइन किए हैं. इंडियन ओशन जो है उसकी सर्वेलेंस, उसकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ के डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ लीमोआ प्रोग्राम है, बैका प्रोग्राम है, कमकासा प्रोग्राम है, बहुत से प्रोग्राम है, बहुत सी अलायंसेस साइन की हैं, जिसके अंदर कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, जस्ट टू कंटेन चाइना, कि टू हैव साउथ चाइना सी के अंदर अपना सर्वेलेंस और अपनी वॉच डॉग को इंक्रीज करने के लिए. चाइनीज़ कंटेनमेंट के हवाले से अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये चीज़ बावर कराई और इस चीज़ को बताया कि मैं 60% टैरिफ्स जो हैं वो अक्रॉस द बोर्ड चाइनीज़ इंपोर्ट्स के ऊपर इनकर होंगे. तो अगर ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है, 60% तक टैरिफ्स इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, तो दिस विल समहाउ बी अ प्रॉब्लमैटिक फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बिकॉज अगर वो टैरिफ्स लगते हैं तो उसकी बेस पे यूएस की जो कंज्यूमर मार्केट है उस पर इम्पैक्ट आएगा, और जब कंज्यूमर मार्केट को लो प्राइस प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उसकी वजह से द प्राइसेस ऑफ द गुड्स, द प्राइसेस ऑफ द सर्विसेज विल गो हाई. तो जब वो प्राइसेस हाई जाएंगी तो यूएस को और जो ट्रम्प गवर्नमेंट है उसको इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा. एंड इन्फ्लेशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम टू टैकल इन टुडेज वर्ल्ड. इट्स नॉट दैट ईजी. उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांजैक्शनल ट्रेड और ट्रांजैक्शनल बिजनेसेस जो हैं उनको इनिशिएट करने के नज़र आते हैं. कि मलिया लोधी साहिबा ने यहाँ पे एंटिसिपेट किया कि ट्रंप जो है ट्रांजैक्शनल बिजनेसेस की तरफ जाते हैं, और ताइवान के हवाले से ख़ास तौर पे वो कोई चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के अंदर गो कि वो चाइना को अपना पॉलिटिकल ओपोनेंट समझते हैं, इकोनॉमिक राइवलरी समझते हैं, स्ट्रैटेजिक जो है वो उनको राइवलरी समझते हैं. बट यहाँ पे ताइवान के हवाले से वो चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाने से अवॉइड करेंगे. वो चाइना के साथ कुछ डील स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे. और उनका ये बयान है कि वो कहते हैं कि ताइवान को यूनाइटेड स्टेट्स को पे ऑफ करना चाहिए फॉर डिफेंडिंग ताइवान, कि चाइना के मुकाबले में ताइवान को डिफेंड करने के लिए ताइवान को चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स को पे ऑफ करे. तो इसी तरह ट्रंप जो है उन्होंने प्रपोज किया 10 to 20% टैरिफ ऑन ऑल इम्पोर्टेड गुड्स टू. और अगर ये टैरिफ इम्पोज हो जाते हैं तो दिस विल क्रिएट अ स्ट्रेन रिलेशंस विद अमेरिकाज यूरोपियन अलाइज, क्योंकि यूरोप की जो पॉलिटिक्स है और यूरोप की जो इकोनॉमी है दैट इज लिंक्ड विद अमेरिका एंड अमेरिका इज लिंक्ड विद यूरोप. तो यूरोप और अमेरिका सिंस द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, so there is a strong connection between the policies of European policies and the US policies, because US has played a very tremendous and very effective role in uplifting the economy of the Europe during the wars. उसके बाद जब US के पास इतनी strong power आ गई तो अब US जो है he is the only leader, he is the only sole power. But the current world, the rise of China and the resurgence of Russia, these factors, important two nations, have actually changed
or transformed the political, strategic, economic versions of the world right now in different ways. There are proxy wars, there are economic alliances, and other things trade, commercial activities, businesses. Therefore, it's very easy to predict the Trump's new era. Trump is an unpredictable political leader, there's no doubt in it. But now, coming back to the inflation, coming back to the tariff, Trump should think in a different way this time. Because it is very important that if Trump wants US to escalate and to grow in a particular way, then there has to be a strong cut on the tariffs in order to enhance the business policies, in order to attract the investors. But Trump being a leader, यहाँ पे आप देखें कि रशिया के साथ और यूक्रेन रशिया जो क्राइसिस है उनके ऊपर ट्रम्प का इनटेक भी जो है वो क्या है कि ट्रम्प ने डायरेक्टली कहा है कि ट्रम्प जो है इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट ही विल एंटर इनटू अ डील he will enter into a deal. He will help both the states to just enter into a deal of peace, to cease fire. और इस सीज फायर के लिए यूक्रेन को अगर कुछ एरिया, कुछ लैंड रशिया को वापस देना पड़ता है और प्यूटन के साथ डायरेक्टली नेगोशिएशन में भी आना पड़ता है, तो ट्रम्प विल डू दैट बिकॉज ट्रम्प डज नॉट वांट एनी फर्दर एस्केलेशन इन यूक्रेन रशिया क्राइसिस. फर्दर डोनाल्ड ट्रम्प का जो इनटेक है यूरोपियन एलाइज के साथ, कि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बहुत अपनी कैंपेन के अंदर, और एक बड़ा अजीब सेंटेंस है, आई वुड जस्ट कोट इट एज इट इज़, कि ट्रम्प डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द कैंपेन दैट इन मैनी केसेस आर एलाइज आर वर्स देन आर सो कॉल्ड एनिमीज. तो आप ये देखें कि अपने यूरोपियन एलाइज को कैसे ट्रीट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प. और मिडल ईस्ट के ऊपर जो ट्रम्प का टेक होगा, अभी पिछले साल अक्टूबर से लेकर अभी तक गज़ा के अंदर जो एक इंतहा का ऑपरेशन और इंतहा की ब्रूटैलिटी इज़राइल की तरफ से हो रही है, तो ट्रम्प इज़ द फाइनेस्ट पिलर ऑफ इज़राइल. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ इज़राइल इन द वाइट हाउस. डोनाल्ड ट्रम्प इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ नेतन्याहू ऑफ इज़राइल इन द वाइट हाउस. तो फॉर श्योर इज़राइल को बैक करेंगे, इज़राइल को साइड करेंगे और स्ट्रांगली साइड करेंगे. और अब्राहम अकॉर्ड्स जो 2020 का प्रपोजल है उसी की तरफ जाएंगे, विच इज़ एग्जैक्टली नॉट इन द फेवर ऑफ पैलेस्टाइन. ना वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक्सेप्टेबल है, बट ट्रम्प उसी के प्रोपोनेंट है और उसी को प्रपोज करेंगे अब्राहम अकॉर्ड्स को. और इसकी बेस पे सऊदी अरेबिया शायद वो इनकरेज करें कि सऊदी अरेबिया जो है, this will principally involve encouraging Saudi Arabia to normalize ties with Israel. Although Riyadh has made it clear this will not be possible once a Palestinian state is established. So Trump जो है वो उसी तरह unpredictable ही रहेंगे, but these are the certain policies on Middle East, on Russia, Ukraine, on tariff issues, trade issues, technologies. इनके ऊपर ट्रम्प का कुछ जो फ्यूचर में उनके जो एक्शंस हैं उनको एंटिसिपेट किया है. थैंक यू.